गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, ये आज क्लास 11 का ये केमिस्ट्री का वीडियो है और केमिस्ट्री फर्स्ट में अभी आपका तीसरा लेसन चल रहा था, जिसमें तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर का नाम था एवं उनके गुणधर्मों में आवर्तता। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमने मेंडलीव का मूल आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम, उनके लक्षण, दोष, दीर्घाकार आवर्त सारणी, उनके लाभ और दोष हमने पढ़ा दिए थे। और उसी क्रम में हमने आपको एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया था। अब उसी क्रम में तत्वों के गुणों में आवर्तता आती है, अर्थात आवर्त सारणी में जो तत्वों के गुण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, परमाणु त्रिज्याएं, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता, इस प्रकार के ये तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता की जो गुण हैं उनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और बहुत ही ध्यान से उन्हें सुनेंगे और समझेंगे और अपना नोट्स अपनी बुक से देखकर ही बनाएंगे। विद एग्जाम्पल के आपको अपने नोट्स में लिखना है। तो तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता, तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तता क्या होती है? जैसे सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले क्या आता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की दृष्टि से देखा जाए तो आवर्त सारणी में आवर्त को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4, एस, पी, डी और एफ। मैंने इसमें भली भांति बता दिया था कि जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं तो एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और पी कक्षक में जाते हैं तो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और डी कक्षक में जाते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, और एफ कक्षक में जाते हैं तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में इनका जो परमाणु क्रमांक का क्रम होता है वो एक बढ़ता हुआ क्रम होता है, ठीक है, जिनमें एक नियमित अंतर पाए जाते हैं। अब उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। क्या आती है? ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्व जो है, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्व जो है वो क्या है? एस ब्लॉक तत्व। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक तत्व +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्थाएं 4 धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहलाते हैं, और +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं 4 ही मृत धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहलाती हैं। इसी प्रकार पी ब्लॉक तत्वों में जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो धनात्मक भी होती हैं और वो ऋणात्मक भी होती है। क्यों होती हैं? क्योंकि पी ब्लॉक तत्वों में धातुएं 3 प्रकार की पाई जाती हैं, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। उपधातुएं उभयधर्मी होती हैं, धातुओं पर धनावेश होते हैं और अधातुओं पर कैसे होते हैं? ऋणावेश होते हैं। यही कारण है कि पी ब्लॉक तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। बी ब्लॉक तत्व की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। उसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं +1, +2 और +3, +5 और +6 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी पाई जाती हैं। अर्थात ऐसी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम परवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहते हैं। इसी प्रकार एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं ये दुर्लभ मृदा तत्व होते हैं, दुर्लभ धातुएं होती हैं, इनकी भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनमें भी पाई जाती हैं। अब बारी आती है किसकी? अब बारी आती है परमाणु त्रिज्या की। किसकी बारी आती है? परमाणु त्रिज्या की। परमाणु त्रिज्या क्या है? किसी अणु के 2 परमाणुओं, कोई भी अणु है, जैसे मान लीजिए Cl2 अणु है, क्लोरीन अणु है, तो एक क्लोरीन अणु ये हो गया, एक क्लोरीन अणु ये हो गया। इनके नाभिक से नाभिक तक की दूरी, यह नाभिक से ये Cl एटम और ये भी क्या है? Cl एटम। क्लोरीन अणु के 2 परमाणु हो गए,
और इनके केंद्र से केंद्र तक की दूरी के आधे को, इनके केंद्र से केंद्र तक की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? उस अणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परिभाषा हो जाती है कि समस्थानिक सहसंयोजक अणुओं में, समस्थानिक सहसंयोजक अणुओं में दो परमाणुओं के नाभिक से नाभिक तक की दूरी के आधे को हम क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। फॉर्मूला बन जाता है कि परमाणु त्रिज्या बराबर दो नाभिकों के बीच की दूरी बटे में 2। फॉर्मूला क्या हो जाता है? परमाणु त्रिज्या बराबर में दो नाभिकों के बीच की दूरी और पूरे के बटे में 2 हो जाता है। एग्जाम्पल इसमें क्लोरीन अणु का दिया है, आप उसे देख सकते हैं। इसी क्रम में आता है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। आयनन विभव या आयनन ऊर्जाएं क्या होती हैं? जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, जैसे Na से क्या बन जाता है? Na प्लस बन जाता है। ये क्या है? परमाणु है। परमाणु से क्या बन गया? आयन बन गया, अर्थात उस पर आयन आ गया। तो जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को, कितने को? एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा या आयनन विभव कहते हैं। इसे I या इसे हम IP से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से द्वितीय आयन विभव से अधिक होता है। क्वेश्चन बन जाता है कि प्रथम आयन विभव का मान, उल्टा क्वेश्चन बोल गए हैं, द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से अधिक होता है। मतलब क्या हुआ? जब किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मान लीजिए 10 किलो कैलोरी की ऊर्जा लगती है। जब उससे हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा अधिक और पहले इलेक्ट्रॉन ऊर्जा निकालने में कम। तो प्रश्न क्या बनता है कि द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से अधिक होता है। क्यों? तो द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से अधिक इसलिए होता है कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि द्वितीय आयन विभव का मान प्रथम आयन विभव से अधिक होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता को हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? किसी उदासीन गैसीय परमाणु, गैसीय परमाणु जैसे O2, M2, Cl2, Br2, I2 अर्थात गैसों में, किसी उदासीन गैसीय परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर, मतलब लेने में जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? इसे हम EA से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल उसमें दिया होगा कि यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और दो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद एक अंतिम टॉपिक आता है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता वहां आती है जहां पर दो अणुओं के दो परमाणुओं के मध्य अर्थात अणुओं के मध्य में जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी एक परमाणु के पास चला जाता है तो वह परमाणु ऋण विद्युत तत्व या विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। डेफिनेशन क्या है कि अणु में किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को
अणु में किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की। भाई अणु है, अणु में दो परमाणु होंगे और दोनों परमाणुओं में से क्या होगा, जो बीच में एक इलेक्ट्रॉन एक आएगा, या तो आगे वाली तरफ जाएगा या पीछे वाले की तरफ जाएगा। जिसके तरफ हो जाएगा उसी पर आंशिक ऋणावेश का चिन्ह जाता है। जैसे H सिंगल बॉन्ड Cl, तो H पर आंशिक ऋणावेश और Cl पर आंशिक ऋणावेश। क्यों? क्योंकि H पर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, Cl पर होते हैं 2, तो 4, 6 हो गए 7। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन युग्म में वो यहीं चला जाता है। यही कारण है कि Cl पर आंशिक ऋणावेश और H1 पर आंशिक Cl पर आंशिक ऋणावेश और H1 पर आंशिक धनावेश का जाता है। तो Cl क्या होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है। तो परिभाषा मैं बता रहा हूं कि अणु में किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। उस परमाणु या तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड में दोनों का साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म मध्य में न होकर क्लोरीन परमाणु की ओर, किसकी ओर, क्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाता है, जिस कारण हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश और क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। अतः क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व का कार्य करता है, अतः क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है। तो प्यारे बच्चों, इसी टॉपिक के साथ ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। मैंने फर्स्ट केमिस्ट्री में 3 चैप्टर करा दिए और सेकेंड केमिस्ट्री में 2 चैप्टर करा दिए हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।